बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स सेकेंड ईयर में ईएसडीएम एनवायरनमेंट स्टडीज़ प्रोग्राम है। उसके अंतर्गत जो कई प्रकार के टॉपिक्स हैं, चैप्टर्स हैं, उनमें जो पहला टॉपिक है आपका वो है इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम के बारे में। इकोलॉजी और इकोसिस्टम के बारे में सबसे पहले जानने से पहले हमें उसका जो इंट्रोडक्शन है, परिचय, कि इकोलॉजी में हम किन किन चीज़ों को समझेंगे, कौन कौन से फैक्टर्स हैं इकोलॉजी के, हमारे पर्यावरण के, मुख्यतः जो फैक्टर्स हैं इसके, और कंपोनेंट्स ऑफ इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम एंड देयर एनवायरनमेंट, बायोटिक एंड एबायोटिक, जिसको हम जैविक और अजैविक घटक इकोलॉजी के या हमारी पारिस्थितिकी के कहते हैं, उन सब का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन है पारिस्थितिकी का, तो इंट्रोडक्शन के अंतर्गत जैसा कि हम जानते हैं, पारिस्थितिकी जो हमारा पर्यावरण है, हमारे पर्यावरण में हम सब कई प्रकार के जैविक और अजैविक घटक, जिन्हें हम लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स भी कहते हैं, मनुष्य, कई प्रकार के पेड़ पौधे, जीव जंतु, सभी इकट्ठे रहते हैं। ये सभी जो प्राणी हैं, जीव हैं, ये अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं। कोई भी जो जीव है, प्राणी है, पेड़ पौधे हैं, वो अकेले स्वयं सर्वाइव नहीं कर सकते। उन्हें अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किसी न किसी दूसरे के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। यही जो पूरा घटक, यही जो पूरी संरचना है, जिसे हम इकोलॉजी कहते हैं। इकोलॉजी के अंतर्गत हम कई प्रकार के जैविक और अजैविक घटकों के बारे में बात करेंगे। जैविक से अर्थात लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो सांस ले सकते हैं, स्वयं चल फिर सकते हैं, घूम सकते हैं, कार्य कर सकते हैं, जैसे कि हम सब मनुष्य, जीव जंतु और पेड़ पौधे, ये सारे जो हैं, या कुछ सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये सारे हमारे लिविंग जो पार्ट है, बायोटिक कंपोनेंट्स हैं हमारे पर्यावरण के। एबायोटिक कंपोनेंट्स या नॉन लिविंग जो कंपोनेंट्स हैं पर्यावरण के, इकोलॉजी के, उनमें तीन प्रकार के कंपोनेंट्स आते हैं। फिजिकल जो कंपोनेंट्स हैं, फिजिकल में हवा, एयर, वर्षा, रेन, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, लाइट, प्रकाश, सोलर रेडिएशंस, ये सारे जो हैं ये फिजिकल कंपोनेंट्स हैं। इसके अतिरिक्त ऑर्गेनिक एंड नॉन जो ऑर्गेनिक हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक, इसके तत्व भी इसमें सम्मिलित हैं। इनमें कुछ जैसे कि हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, कैल्शियम, फास्फेट, सल्फर, ये सारे कुछ ऐसे भाग हैं जो नॉन लिविंग या एबायोटिक कंपोनेंट्स के अंतर्गत इनको सम्मिलित किया गया है। इसके अतिरिक्त जो मनुष्य है या जीव जंतु हैं या पेड़ पौधे हैं, ये भोजन ग्रहण करते हैं। तो भोजन ग्रहण करते समय कुछ मात्रा में ये कई सारे अपने शरीर के अंदर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, इसका निर्माण भी करते हैं। तो ये जो हैं विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ये सारे भी नॉन लिविंग एबायोटिक में इनको सम्मिलित किया गया है। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि जो अपनी मर्जी से कार्य कर सकते हैं, स्वयं कार्य करने में सक्षम हैं, उन्हें लिविंग में और बाकियों को नॉन लिविंग में सम्मिलित किया गया है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इंट्रोडक्शन की, पारिस्थितिकी या इकोलॉजी का इंट्रोडक्शन जो है। इसमें जो मेन है, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ द ऑर्गेनिजम्स with their physical environment and with each other is called ecology। इसके बारे में हेलेना कर्टिस ने 1975 में सबसे पहले बताया। इसका अर्थ ये है कि जो भी जीव जंतु हैं, जो भी प्राणी हैं, उनका अपने बाह्य पर्यावरण के साथ, भौतिक पर्यावरण के साथ जो क्रिया होती है, उसके संबंधों का जो अध्ययन किया जाता है, वो इकोलॉजी कहलाता है। एक दूसरे के साथ जो ये अंतर संबंध या अपना जो रिलेशनशिप प्रकट करते हैं, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो कार्य करते हैं, उन समस्त चीज़ों का जो अध्ययन है वो इकोलॉजी में आता है। द साइंटिफिक स्टडी अर्थात वैज्ञानिक अध्ययन इन सभी चीज़ों का बाह्य वातावरण के साथ, जो मनुष्य है, जो प्राणी हैं, पेड़ पौधे, जीव जंतु, अपने बाह्य पर्यावरण के साथ अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए जो कार्य करते हैं, उन सभी चीज़ों का जो वैज्ञानिक अध्ययन है वो इकोलॉजी है, जिसके बारे में हेलेना कर्टिस ने सबसे पहले बताया।
इसके बाद जो सेकंड टर्म आती है इकोलॉजी की, वो है ओरिजिन ऑफ द टर्म इकोलॉजी, यानी कि जो इकोलॉजी शब्द है, जो वर्ड है इकोलॉजी, ये कहाँ से आया, कैसे बना। तो इसके बारे में भी कई सारी जो प्रथाएं हैं, कई सारे जो अलग अलग बुक्स में जो बताया गया है। तो मेनली जो है इसमें एक नाम सबसे पहले आता है, वो है अर्नेस्ट हैक्कल का। अर्नेस्ट हैक्कल एक जर्मन प्राणी वैज्ञानिक हैं। इन्होंने प्राणी विज्ञान के अंतर्गत कई सारे कार्य किए। अर्नेस्ट हैक्कल ने सबसे पहले ओइकोलॉजी जो वर्ड है, इन्होंने जो अपना कार्य किया था अर्नेस्ट हैक्कल ने, वो 1866 से लेके 1869 तक, 1866 से 1869 तक अर्नेस्ट हैक्कल ने अपना इकोलॉजी से संबंधित कार्य किया। और इकोलॉजी के लिए उन्होंने एक वर्ड ओइकोलॉजी का उपयोग किया। ऐसा नहीं है कि अकेले अर्नेस्ट हैक्कल ने ही इकोलॉजी के बारे में बताया, इससे पहले भी कई सारे ऐसे वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने इकोलॉजी के बारे में बताया। जैसे कि इसमें 1857 में HD थ्योरू अर्थात हेनरी डेविड थ्योरू ने 1857 में इकोलॉजी के बारे में अपने कुछ टर्म्स बताई थी, लेकिन इन टर्म्स को वो परिभाषित या डिफाइन नहीं कर पाए। इसलिए अर्नेस्ट हैक्कल को ही मुख्यतः इस वर्ड जो है इकोलॉजी, इसके बारे में इनको माना जाता है कि इन्होंने इकोलॉजी शब्द के बारे में अपने जो विचार है वो परिभाषाओं के माध्यम से प्रस्तुत किए थे, जिसमें कि इनकी मुख्य जो परिभाषा है अर्नेस्ट हैक्कल की इकोलॉजी को बताते हुए वो ये थी कि सभी प्रकार के जो प्राणी हैं अर्थात जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, वे और इनके बाह्य पर्यावरण, इनका जो एक्सटर्नल जो एनवायरनमेंट है उसके साथ जो इनका रिलेशनशिप है या संबंध है, उस संबंध का जो अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत जो इकोलॉजी है, जीव विज्ञान की जिस शाखा में इसका अध्ययन किया जाता है वो इकोलॉजी है। सभी प्रकार के प्राणियों का और उनके बाह्य वातावरण का, बाह्य पर्यावरण का जो संबंध है उसका जो अध्ययन जीव विज्ञान की जिस शाखा में होता है वो इकोलॉजी है। ये परिभाषा के बाद ऑडम, जिन्होंने अपना इकोलॉजी से संबंधित जो कार्य है वो 1965 से 1971 तक किया। ऑडम ने भी इकोलॉजी से संबंधित अपनी एक परिभाषा बताई थी कि प्रकृति की संरचना और प्रकृति की संरचना का अध्ययन जीव विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है वो इकोलॉजी है। स्ट्रक्चर ऑफ नेचर एंड द वर्क ऑफ नेचर जो है उसकी जो स्टडी है वो बायोलॉजी, जीव विज्ञान की जिस ब्रांच में होती है वो इकोलॉजी है। ओरिजिन ऑफ द टर्म पे अगर अपने आए तो इकोलॉजी जो शब्द है इसको ग्रीक भाषा से लिया गया है। ग्रीक भाषा में इसका जो मेन डेफिनेशन है वह है ओइकोस तथा लोगोस। ओइकोस इसका अर्थ है स्थान या हाउस। किनका घर, किनका हाउस? प्राणियों का, पेड़ पौधों का, जीव जंतुओं का, ओइकोस। और लोगोस का अर्थ है स्टडी अर्थात अध्ययन। तो मुख्यतः हम कह सकते हैं कि इकोलॉजी में विभिन्न प्रकार के प्राणियों, जीव जंतुओं, पेड़ पौधों के स्थान जहाँ वो पाए जाते हैं उनका जो अध्ययन किया जाता है वो भी इकोलॉजी में ही सम्मिलित है। तो इस प्रकार से जो मेन इंट्रोडक्शन ऑफ इकोलॉजी, ओरिजिन ऑफ द टर्म इकोलॉजी, इसके बारे में बताया गया। इकोलॉजी जो वर्ड है, इससे पहले भी इकोलॉजी को समझाने के लिए कई प्रकार के वैज्ञानिकों ने हेक्सिलॉजी और इथोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था, लेकिन मुख्यतः जो इकोलॉजी वर्ड है इसी को ही अपनाया गया, जो कि अर्नेस्ट हैक्कल के द्वारा प्रतिपादित किया गया। इसके पश्चात पारिस्थितिकी से संबंधित कई सारी अन्य टर्म्स भी और इसके कई सारे पार्ट्स आते हैं, जैसा कि बताया था बायोटिक और एबायोटिक, भौतिक और जैविक कारक, इसके नाम से भी इनको पहचाना जाता है। भौतिक जो कारक हैं वो जैसे बताया है आर्द्रता, वर्षा, वायु, तापमान, मृदा, मिट्टी, सूर्य की विकिरणें, सोलर रेडिएशंस, ये सारे एबायोटिक के अंतर्गत आते हैं और इनका कहीं ना कहीं जो प्रभाव है, इफेक्ट है, वो ह्यूमंस पर, ह्यूमन लाइफ पर, पेड़ पौधों पर, जीव जंतुओं पर देखा गया है। और इन्हीं को ग्रहण करके, इन्हीं की आवश्यकताओं, इन्हीं से कुछ ना कुछ पदार्थ लेकर जो पेड़ पौधे हैं वो अपनी कुछ क्रियाएं भी करते हैं। मुख्यतः एक क्रिया जो हम सभी जानते हैं वो है फोटोसिंथेसिस की, प्रकाश संश्लेषण की। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हम सभी जानते हैं, जिसमें कि पेड़ पौधे स्वतंत्र जो उनका बाह्य वातावरण है, पर्यावरण है,
बाह्य वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड गैस और पानी, जल, ये लेकर सूर्य की किरणों की उपस्थिति में स्वयं में जो मौजूद पर्णहरित है क्लोरोफिल, उसकी उपस्थिति में अपना जो भोजन है, अपना जो फूड है, वो अपने आप स्वयं बनाते हैं। इसलिए इनको ऑटोट्रॉप्स भी कहते हैं, स्वयं अपना भोजन बनाने वाला, यानी कि स्वपोषी। इसलिए पारिस्थितिक तंत्र में इनको बेस पर स्वपोषी कहा गया है, जिसमें कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ये ग्लूकोज C6H12O6 का निर्माण करते हैं और उसके साथ साथ प्राणियों के लिए ऑक्सीजन भी देते हैं, जो कि प्रकाश संश्लेषण का एक मुख्य अभिक्रिया का भाग है। तो इससे हमको समझ में आता है कि जो पेड़ पौधे हैं वो बाह्य वातावरण से कई सारे आवश्यक पदार्थों को ग्रहण करते हैं और बदले में कई प्रकार के आवश्यक पदार्थ पुनः वातावरण में देते भी हैं। तो एक्सचेंज होता रहता है। इसी एक्सचेंज और इसी जो ये एक संबंध है आपसी आदान प्रदान का, इसको इकोलॉजी ही कहा गया।